बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़े थे और अभी हम पढ़ने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो लॉन्ग सवाल है वो है एक्सप्लेन क्वांटम नंबर्स इन डिटेल। तो ये है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आई, इनका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ। बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे और उन डिफेक्ट्स से फिर हमें क्वांटम नंबर्स डिराइव करना पड़े। इसके कुछ डिफेक्ट्स थे और उन डिफेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। तो सबसे पहले हम बोहर का एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं। बोहर के मुताबिक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के पाथ होते हैं जिनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। ऑर्बिट्स या फिर शेल कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। और इनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। चूंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम एनर्जी लेवल्स है। अब हर एक जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, ये सर्कुलर पाथ, इसकी एनर्जी फिक्स्ड है और जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम है और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये पहला शेल है n=1, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, इसी तरह बाकी चौथा शेल, पांचवा शेल और इस तरह कंटिन्यू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन एटम का साइज। मान लेते हैं पहले शेल की एनर्जी है 5 किलो जूल पर मोल, दूसरे शेल की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है, तीसरे शेल की एनर्जी 15 किलो जूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल के अंदर रहेगा तो इसकी एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल ही रहेगी। जब दूसरे शेल की तरफ आएगा तो इसको एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल रखनी पड़ेगी। यानी पहले शेल से जब दूसरे शेल में जंप करेगा तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और अगर दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जंप करेगा तो इसको एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। तो एटम के अंदर से जो एनर्जी का इमिशन हुआ है और वो इमिशन कैसे हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ गया है। लेट्स सपोज दूसरे शेल से पहले शेल में गया है तो 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी एटम को रिलीज करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करनी पड़ेगी। अब ये जो इमिटेड एनर्जीज हैं इनका अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ लाइंस होंगी, एक खास एनर्जी पे एक लाइन होगी। ये एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा है जो कि बोहर ने पेश किया था। बोहर के मुताबिक जो एटम का स्पेक्ट्रा है वो डिस्टिंक्ट लाइंस पर मुश्तमिल है। ये डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। और ये है बोहर का स्पेक्ट्रा। बोहर के ज़माने में तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। बोहर के बाद जब इस स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देखा गया तो हर एक जो डिस्टिंक्ट लाइन है वो फर्दर फाइन लाइंस पर मुश्तमिल थी। यानी एक लाइन जो है वो फर्दर 2 से 3 लाइनों पर मुश्तमिल थी। बोहर के स्पेक्ट्रम के अंदर जो फाइन लाइंस थी वो हमें शेल का पता देती थी कि एटम के अंदर शेल या फिर एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एक खास होती है। लेकिन जब हमने हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए उसको देखा तो हर एक शेल जो है, हर एक लाइन जो है वो छोटी छोटी फाइन लाइंस पर मुश्तमिल थी। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर सिर्फ शेल नहीं होते बल्कि सब शेल्स भी होते हैं। यानी हर एक शेल फर्दर सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब इस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, फर्दर जो एक लाइन है वो छोटी छोटी लाइनों में ऐसे स्प्लिट अप हुई थी और ये किस वजह से था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसका मतलब है कि एटम के जो सब शेल्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस होती हैं। यानी एक सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है
वो अलग अलग ओरिएंटेशन पे पड़े हुए होते हैं और वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से इन फाइन लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग हो रही थी। और इस स्प्लिटिंग को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। बोहर ने सिर्फ ये सिंपल वाला स्पेक्ट्रा दिया था एटम का, लेकिन बोहर के बाद ये फिर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम बोहर का देखा गया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी स्प्लिटिंग भी देखी गई। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ शेल्स काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ये भी बताना होगा कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है और कौन से सब शेल में है, और इसके अलावा अगर पर्टिकुलर सब शेल है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, यानी आया वो शेल एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है या जेड एक्सिस पे है। जैसे पी सब शेल जो होता है उसकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो ये कहानी है क्वांटम नंबर्स के पीछे। अब इस कहानी को समझने के बाद हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ आता जाएगा। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर्स हैं वो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एड्रेस। क्वांटम नंबर में हमें सबसे पहला क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है कि आया इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है, एल के अंदर है, एम के अंदर है, एन के अंदर है या किस शेल के अंदर है। इसके बाद हमें सब शेल के बारे में पता चलता है दूसरे क्वांटम नंबर से कि आया इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर है, पी के अंदर है, डी के अंदर है या एफ के अंदर है। फिर उसके बाद हमें पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है। मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर है, 2p के अंदर है, यानी दूसरे शेल का जो 2p सब शेल है उसके अंदर है। तो इस सब शेल की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, 2px, 2py और 2pz। तो फिर ये तीसरा क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन आया एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है या जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो फिर जो अगला क्वांटम नंबर है वो हमें स्पिन के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में प्रेजेंट है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में प्रेजेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे किसी इंसान का एड्रेस होता है। किसी इंसान का एड्रेस मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले उसके कंट्री के बारे में पता लगाना होता है, फिर उसके बाद कंट्री के अंदर प्रोविंसेस होते हैं, फिर प्रोविंसेस के अंदर सिटी होता है, सिटी के अंदर स्ट्रीट नंबर्स होते हैं और स्ट्रीट के बाद फिर हाउस नंबर होता है। तो किसी इंसान का एड्रेस जो है वो इस तरीके से पता लगाया जाता है, लेकिन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका पता लगाने के लिए ये क्वांटम नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? द डिजिटल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम नंबर्स। दूसरा पॉइंट है ईच इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम इज असाइंड अ सेट ऑफ 4 नंबर्स नोन एज क्वांटम नंबर्स। हर एक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर्स असाइन किए जाते हैं, यानी 4 क्वांटम नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल पता देते हैं। तीसरा पॉइंट है डिस्पाइट ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन एन एटम दिस स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज सफिशिएंट फॉर द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भले ही एटम कितना बड़ा हो या कितना कम्प्लेक्स हो, इन 4 क्वांटम नंबर्स से हमें स्पेसिफिकली उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और उसके बारे में सब कुछ पता चल सकता है। अगला पॉइंट है एनर्जी के बारे में। द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर को रिलेटेड विद द फर्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़िमुथल क्वांटम नंबर। जो पहले 2 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर्स हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता देते हैं। इसके बाद वाला जो क्वांटम नंबर्स है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता देते हैं। पहला क्वांटम नंबर की हेडिंग देनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? दिस क्वांटम नंबर एक्सप्रेसेस द बोहर शेल इन क्वांटम फॉर्म। जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है, और शेल का कॉन्सेप्ट तो बोहर ने ही दिया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इट हैज पॉसिबल वैल्यूज 1, 2, 3 और अप टू सो ऑन। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो होता है उसको 1 नाम देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे शेल नंबर 2 होता है, तीसरे नंबर पे
n इज इक्वल टू 3 यानी तीसरा शेल होता है। इसकी एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन है ये हम पीरियड नंबर के बारे में बताता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो गिव द पीरियड नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। ईच पीरियड स्टार्ट विद अ न्यू शेल। दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द बोहर शेल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें एटम के पीरियड के बारे में पता जाता है। जैसे पीरियड नंबर 1 में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। फिर इसके बाद पीरियड नंबर 2 में होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो पीरियड नंबर 1 में पहला शेल फेल होता है, यानी n इज इक्वल टू 1 जो होता है पहला शेल n इज इक्वल टू 1 उसकी फिलिंग होती है। इधर होता है 1s2 1s1, हाइड्रोजन के लिए 1s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन और हीलियम के लिए 1s2। तो ये पहला शेल फिल हो गया। अब दूसरे शेल की फिलिंग सेकंड पीरियड से शुरू होती है, तो ये हो जाएगा 2s1, 2s2, 2s2 और 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 एंड 2s2, 2p6। फिर इसी तरह तीसरा पीरियड जो है वो तीसरे शेल की फिलिंग से शुरू होता है और तीसरे पीरियड के आखिर में जाएंगे तो तीसरा शेल पूरा हुआ होगा। तो इसी तरह हर एक जो पीरियड है वो एक नए शेल की फिलिंग से शुरू होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड नंबर के बारे में बता देता है। अगर तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है एनर्जी एंड साइज। इफ द n इज ग्रेटर द एनर्जी ऑफ शेल इज ग्रेटर सो इट्स साइज। जो n वैल्यू है, n की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एंड साइज होता है। जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा शेल की एनर्जी होगी और उतना बड़ा उसका साइज होगा। It arises from the emission spectrum of the hydrogen, which was first explained by the Bohr and Max Planck. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इमिशन स्पेक्ट्रम से अराइज हुआ है और इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पता हमें बोहर ने दिया था और मैक्स प्लांक ने दिया था। जैसे कि मैंने इधर आपको समझाया है कि एटम के बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फोटोन ऑफ लाइट को इमिट करेगा और इस इमिटेड लाइट का जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो इस तरह जो है बोहर का स्पेक्ट्रा बनेगा जिसके अंदर डिस्टिंक्ट लाइन थी और ये डिस्टिंक्ट लाइन हमें शेल के बारे में बताता है। Each spectral line in the emission spectra is explained by the possible jumps within the shell of the hydrogen atom. हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो हमें बताती है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर किस किस्म के जंप्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। फिर यहाँ पर दूसरा क्वांटम नंबर आ गया है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल। ये क्वांटम नंबर हमें जो ऑर्बिटल है उसका शेप बताता है। इट इज डिनोटेड बाय एल। ऑर्बिटल, an orbital is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. One orbit or shell may consist of one or more than one orbitals or subshells. अच्छा, बोहर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ऑर्बिट्स का दिया था। वो कुछ इस तरह से था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है एनर्जी के पाथ हैं और ये बिल्कुल शार्प है। इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो इसी रास्ते के ऊपर घूमेगा। इस रास्ते से थोड़ा भी आगे पीछे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो है वो 3 डायमेंशनल पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, फिक्स्ड पाथ नहीं होता। ये एक पूरा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इस रीजन को कहेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में यही फर्क है कि ऑर्बिट शार्प होते हैं और ऑर्बिटल जो है वो शार्प नहीं होते। वो 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस होता है। एप्लीकेशन इसकी देख लेते हैं। इट डिफाइंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन ऑर्बिट। ये हमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है।
यानी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसके बारे में बताता है। इट स्पेसिफाई द सब शेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, और ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। द वैल्यू ऑफ L ranges from 0 to n-1, thus the possible values are, L की वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 3, और L की वैल्यू निकालने के लिए n-1 का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं n का, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, एक कॉलम यहाँ पर बना देते हैं L का, और फिर m का, एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज मुख्तलिफ होती हैं मुख्तलिफ शेल्स के लिए। पहला शेल होता है K, फिर होता है L, M, N। अब K के लिए N की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, यानी N इज इक्वल टू 1 है ये। L के लिए N इज इक्वल टू 2 है, M जो है वो N इज इक्वल टू 3 है, और N जो शेल है वो N इज इक्वल टू 4 है। अब ये जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है इसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू n-1, यानी पहले शेल के जो सब शेल्स हैं उसको मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला अगर लगाएं तो 1-1 हो जाएगा। L इज इक्वल टू, इसकी जगह 1 लिखेंगे, n 1 0 हो जाएगा, यानी पहले शेल के लिए L की वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो 0 वैल्यू जो है S सब शेल को ज़ाहिर करती है। फिर इसके बाद जो दूसरा शेल है उसके लिए L की वैल्यू निकाल देते हैं, तो L इज इक्वल टू n-1, यानी 2-1 हो जाएगा। 2-1 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर का मतलब है कि इसके लिए दो L की वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1। अब 0 वैल्यू S को रिप्रेजेंट करती है और 1 जो है P को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली बात आप अलग से यहाँ पर याद रखें कि S के लिए 0 वैल्यू जो है L की वो S के लिए होती है, 1 इज फॉर P, 2 D को जाहिर करती है, और 3 जो है वो F सब शेल को जाहिर करती है। फिर इसके बाद जो तीसरा शेल है उसके लिए हम देख लेते हैं L की वैल्यू, तो L इज इक्वल टू 3-1 हो जाएगा। 3-1 बराबर है 2 के, तो 2 का मतलब है कि आपने 0, 1 और 2 से कम सारी वैल्यूज लिखनी है, तो 0 S सब शेल कर लिया, 1 इज फॉर P और 2 इज फॉर D। अब चूंकि ये तीसरे शेल के हैं सब शेल्स, तो इसके साथ हम लिखेंगे 3S, 3P, 3D। ये दूसरे शेल के हैं तो इनके साथ 2S, 2P, और ये पहला शेल का है तो इसके साथ 1S लिखेंगे। फिर N इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 4-1, 4-1 बराबर हो जाएगा 3 के। 3 का मतलब है कि आपने 0, 1 और 3, 1, 2 और 3 ये तीनों वैल्यूज लिखनी है। 0 इज फॉर S, तो ये 4S हो जाएगा क्योंकि चौथे शेल का सब शेल है। 4S, 4P, 4D और 4F। तो इस तरह इस छोटे से फार्मूले की मदद से हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर पर्टिकुलर शेल। अगला पॉइंट है द एग्जिस्टेंस ऑफ सब शेल इज कनेक्टेड टू द फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम। एज़िमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हमें कब पता चला? जब हमने जो बोहर का स्पेक्ट्रम है उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए जब देखा तो हर एक लाइन जो है वो फाइन लाइंस पर मुश्तमिल थी। इस तरह से हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए जब हमने इसको देखा तो हर एक जो डिस्टिंक्ट लाइन है वो फाइन लाइंस पर मुश्तमिल थी। The number of subshells within a shell depend upon the shell number. Larger shells accommodate more subshells, thus they can hold additional electron. जो सब शेल्स की तादाद है शेल के अंदर वो शेल नंबर पर डिपेंड करता है। जितना शेल नंबर ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा सब शेल्स होंगे और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकेगा। The azimuthal quantum number is also associated with the position of an element in the periodic table. The S, P, D, F orbitals correspond to the specific blocks in the periodic table showing the possible quantum numbers. अब जो n इज इक्वल टू 1 है यानी पहला शेल उसके अंदर एक ही सब शेल पॉसिबल है और वो है S, 1S।
n इज इक्वल टू 2, यानी दूसरे शेल के दो सब शेल्स पॉसिबल हैं, 2s एंड 2p। तीसरा शेल जो है उसके तीन सब शेल्स हैं, 3s, 3p एंड 3d। चौथे शेल के लिए चार सब शेल्स पॉसिबल हैं, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। पांचवें शेल के लिए फिर फर्दर पांच सब शेल्स पॉसिबल हैं, 5s, 5p, 5d, 5f और f के बाद फिर g वाला आ जाता है, g वाला सब शेल। इसी तरह जितना शेल नंबर बड़ा होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल्स की तादाद ज़्यादा होगी। और इसके बाद अगली बात है कि जो सब शेल्स हैं, जो सब शेल है वो हमें इलेक्ट्रॉन की वो हमें एलिमेंट की लोकेशन के बारे में भी बताता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये पहला ब्लॉक एस ब्लॉक होता है इस तरह, ये दरमियान में डी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है और नीचे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये ब्लॉक के अंदर इनकी डिवीजन इसलिए की गई है कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसके अंदर एस ऑर्बिटल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। इधर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है और इधर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर पी ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है और यहाँ पर एफ ऑर्बिटल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। तो इस तरह जो सब शेल है वो हमें एलिमेंट की लोकेशन के बारे में भी बताता है कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सी जगह पर पाया जाएगा। यही बात इस लास्ट वाले पॉइंट के अंदर की गई है। फिर आगे आ जाता है फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। This phenomena in which spectral length splits into multiple components in the presence of magnetic field is known as Zeeman effect. This effect can be explained based on the magnetic quantum number. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोहर के स्पेक्ट्रम को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो जो लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से स्पेक्ट्रम की लाइंस की जो स्प्लिटिंग है उसको ज़ीमैन इफेक्ट कहा जाता है और ये वाला इफेक्ट हमें तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ लेकर जाता है जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर और इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम के बारे में बताता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। Its possible values ranges from -L to +L. It means that m is equals to दरम्यान में 0 होता है और एक साइड पे प्लस और दूसरी साइड पे माइनस वाले नंबर्स होते हैं। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसका 0 है। Thus it has only one value for the magnetic quantum number that is also 0. s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है 0. It means that under the effect of magnetic field, s orbital remains spherically symmetrical. और s orbital तो होता भी spherically symmetrical है, यानी x, y और z एक्सिस पे इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। फिर है p ऑर्बिटल। फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1 है तो इसकी m की वैल्यू होगी 0 ± 1, यानी इसकी ये तीन ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। Thus it has three values of the magnetic quantum number i.e. 0, +1 और -1. These three values shows that the p orbital split into three degenerate orbitals that are px, py and pz which are present on x, y and z axis respectively. इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल की तीन ओरिएंटेशन है, एक ओरिएंटेशन x एक्सिस पे है, एक y एक्सिस पे है और एक z एक्सिस पे है। p ऑर्बिटल्स की इस तरह से तीन ओरिएंटेशंस होती हैं। एक x एक्सिस पे होती है, एक y एक्सिस पे होती है और एक z एक्सिस पे होती है। ये px हो जाएगा, ये py हो जाएगा और ये pz हो जाएगा। तीनों ओरिएंटेशंस पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफरेंटली बिहेव करेंगे। फिर अगला आ गया है d ऑर्बिटल।
डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो इसकी एम की वैल्यूज 5 पॉसिबल हैं, 0 +1 -1 और +2 -2। इसका मतलब है कि इसके 5 वैल्यूज हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। So there are 5 d orbitals are oriented at different positions in the space around the nucleus. These orbitals are also named as dxy, dyz, dxz, dx square, y square और dz square. d की ये 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। ये पहली 3 ओरिएंटेशंस इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं और ये आखिरी 2 वाली जो ओरिएंटेशन है ये ऑन द एक्सिस होता है। ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये वाली ओरिएंटेशन जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद आगे है एफ ऑर्बिटल। फॉर एफ सबशेल एल इज इक्वल टू 3 होता है। एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स 7 पॉसिबल हैं, 0 और एक साइड से +3 तक और दूसरी साइड पे -3 तक। Thus, there are 7 values of the magnetic quantum number. So, f orbital are 7 in number. f orbital के लिए magnetic quantum number की 7 values possible हैं, इस वजह से f orbital 7 होते हैं। फिर लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर है वो आ गया है स्पिन क्वांटम नंबर। The spin of electron is described by the spin quantum number. Maximum 2 electron can live in the orbital formed by the magnetic quantum number. जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें मुख्तलिफ जो ओरिएंटेशंस पता चली हैं, हर एक ओरिएंटेशन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। अब जैसे p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस थी, px, py और pz, हर एक ओरिएंटेशन पे 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसी तरह d की जो 5 ओरिएंटेशन हैं, हर एक ओरिएंटेशन में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। और f ऑर्बिटल की भी जो 7 ओरिएंटेशंस हैं, एक ओरिएंटेशन के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। Maximum 2 electrons can live in one orbital formed by the magnetic quantum number. The 2 electrons occupy the same orbital. Their spin must be opposite. If one electron spins clockwise, the other spins will be counterclockwise. अब let's suppose जो s orbital है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। कभी भी एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम स्पिन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। कभी भी एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम नहीं हो सकता। The 2 electrons occupy the same orbital. Their spin must be opposite. If one electron spin clockwise, the other spin will be counterclockwise. सेल्फ रोटेशन यानी इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमते हैं। In 1925, Gaudsmith showed that the electron also exhibits spins around their own axis. This is called self-rotation. Gaudsmith ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करते हैं और इस एक्सिस के ऊपर स्पिन करने को कहा जाता है सेल्फ रोटेशन। This spin generates a spin magnetic field around the nucleus. और इस तरह इलेक्ट्रॉन की सेल्फ रोटेशन से इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। When 2 electrons occupy the same orbital, they must cancel out each other's spin magnetic field. जब वो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हैं और ये कैंसलेशन तभी पॉसिबल है जब एक का स्पिन क्लॉकवाइज हो और दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय -12, इट्स सिंबल इज, एक साइड पे एरो शो करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज का जो स्पिन है उसको +12 से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका सिंबल इस तरह से दूसरी डायरेक्शन में हम एरो से शो कर देंगे। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस देते हैं विद इन द एटम। पहले 2 क्वांटम नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि आया इलेक्ट्रॉन स्पेस में एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है या जेड एक्सिस के ऊपर है। फिर अगला जो क्वांटम नंबर है वो हमें स्पिन के बारे में बताता है कि आया इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एक चार्ट है जिसके अंदर 4 क्वांटम नंबर्स बताए गए हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के नाम होते हैं के शेल, एल, एम और एन शेल। इनकी नंबरिंग 1 से शुरू होती है। के शेल को 1 नंबर दिया जाता है, एल शेल को नंबर 2 दिया जाता है, एम शेल जो है उसके लिए n = 3 होता है और एल शेल के लिए n = 4 होता है। फिर दूसरे कॉलम में एज़िमुथल क्वांटम नंबर बताया गया है जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले शेल के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0,
दूसरे शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की 0 और 1 दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। तीसरे शेल के लिए 0, 1, 2 तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं और चौथे शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर 0 जो है वो s सब शेल को जाहिर कर रहा है, दिस इज अगेन s, और ये जो 1 नंबर है ये p सब शेल को जाहिर कर रहा है, ये s है, ये p है, और 2 नंबर जो है वो d सब शेल को जाहिर कर रहा है और 3 जो है वो f सब शेल को जाहिर करता है। और फिर उसके बाद ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की गई है। एस सब शेल की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है, जो एस सब शेल है दूसरे शेल का उसकी भी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होगी, और पी सब शेल की 3 ओरिएंटेशन होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। कोई भी एक नंबर जो है वो एक ओरिएंटेशन को जाहिर करता है और दूसरा नंबर दूसरी ओरिएंटेशन को। ये स्पेसिफाई नहीं है कि -1 पी एक्स का ही होगा और 0 पी वाई का ही होगा। आप अपनी मर्जी से जिसको भी चाहें पी एक्स, पी वाई और पी जी कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगेन तीसरे शेल का जो एस है उसकी एक ओरिएंटेशन है, पी की 3 ओरिएंटेशन है और डी जो सब शेल है उसकी 5 ओरिएंटेशन है। फिर चौथे शेल के जो सब शेल्स हैं उनकी ओरिएंटेशंस बताई गई हैं यहाँ पर। एफ सब शेल की 7 ओरिएंटेशंस होंगी, 0, +-1, +-2 और +-3। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो पर्टिकुलर सब शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन कैसा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर इसी तरह बाकी सारे सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके स्पिन के बारे में बताया गया है। और फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की गई है, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया है कि पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दूसरे शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का होगा तो 3 p के होंगे। तीसरे शेल के अंदर 8 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का होगा, ये 3 p के होंगे और 5 जो है वो d के ऑर्बिटल्स हैं। चौथे शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की तादाद इतनी है, ये एक s का है, 3 p के हैं, 5 d के ऑर्बिटल्स हैं और 7 जो है वो f के ऑर्बिटल्स हैं। ये यहाँ पर ऑर्बिटल्स के नाम बताए गए हैं। और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं विद इन द ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर भी s के अंदर 2 आ सकते होते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और चौथे शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द पर्टिकुलर शेल मालूम करने का फार्मूला होता है 2n⁻²। अब जो पहला शेल है इसके ऊपर फार्मूला लगाकर देखते हैं, तो 2n की जगह 1 लिखेंगे, तो इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे शेल के ऊपर ये फार्मूला लगाकर देखते हैं, तो 2n की जगह 2 लिखेंगे चूंकि दूसरा शेल है, तो 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, यहाँ पर 8 आंसर आएगा। तो दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। फिर इसी तरह तीसरे शेल के ऊपर यही फार्मूला लगाएंगे तो आंसर निकल कर आता है 18। चौथे शेल के ऊपर भी यही फार्मूला लगाएंगे तो आंसर निकल कर आता है 32। तो इस चार्ट की मदद से सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको समराइज किया गया है।